Hello friends, today I am going to start with a new chapter of your book, that is Introduction to Bookkeeping and Accountancy. अब मेरे को कोई बताएगा, शॉर्ट में भी चलेगा, कि बुक कीपिंग या अकाउंटेंसी का मतलब क्या होता है. If anyone knows anything about bookkeeping and accountancy, please write सेक्शन में. अभी ये जो बुक कीपिंग और अकाउंटेंसी जो है सिंपल लैंग्वेज में बोला जाएगा तो इट्स नथिंग बट एक पेपर होता है. ये जो पेपर है ना उसको दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, उसको बोलते हैं बुक कीपिंग. सिंपल लैंग्वेज में उसको बोला जाता है एक पेपर को दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, उसको बोलते हैं बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी. अभी ये जो पेपर को हम लोग ने जो दो पार्ट में डिवाइड किया है वो एक्चुअल में होता क्या है. लेट्स टेक एन एग्जाम्पल. आपको हर महीने पॉकेट मनी मिलता होगा, राइट. तो अभी आपको जो पॉकेट मनी मिलता है उसमें आप थोड़ा सेविंग्स करते हो, आप थोड़ा खर्चा करते हो, फिर आप थोड़ा सेविंग्स करते हो, आप थोड़ा खर्चा करते हो. फिर महीने के एंड में क्या होता है, आपको जो पॉकेट मनी मिलता है तो पेरेंट्स आपसे पूछते हैं कि कितना सेविंग्स हुआ और आपका कितना खर्चा हुआ. तो ये जो है आप दिन में जितना भी ये लिखते हो, ये जो है आप जितना भी खर्चा करते हो पूरे दिन में या फिर पूरे महीने में, आप एक बुक में जॉट डाउन करते हो या फिर एक पेपर में कितना ना कितना तो आप लिख देते हो ताकि महीने के एंड में आपको एक पेरेंट्स को प्रूफ दिखा सके कि आपने जो पॉकेट मनी दिया था उसमें से हमने इतना खर्चा किया और हमारा इतना सेविंग्स है. सेम वे बिज़नेस जो होता है या फिर जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती है वो लोग भी एक बुक मेंटेन करते हैं. वो बुक में वो लोग पूरे साल का और या पूरे महीने का और या फिर सिंपल लैंग्वेज में पूरे दिन का एक्सपेंसेस और इनकम मेंटेन करते हैं. एक्सपेंसेस और इनकम मेंटेन करते हैं. अभी मैंने जो बोला आपको कि एक पेज होता है उसको हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते थे. मैंने ये साइड पे एक्सपेंसेस लिखा है और ये साइड पे मैंने इनकम लिखा है क्योंकि ये जो लेफ़्ट हैंड साइड है इसमें हम लोग पूरा खर्चा रिकॉर्ड करते हैं और ये राइट हैंड साइड में हम लोग सिर्फ इनकम रिकॉर्ड करते हैं. ओके, तो सिंपल वर्ड्स में बुक कीपिंग जो है वो सिर्फ खर्चा और जो सेविंग्स या फिर जो इनकम होता है हम लोग वो रिकॉर्ड करने के लिए एक प्रूफ की तरह रिकॉर्ड करने के लिए हम लोग मेंटेन करते हैं एक बुक कीपिंग. सो बुक कीपिंग इज़ नथिंग बट वी रिकॉर्ड ऑल द एंट्रीज जो डे टू डे लाइफ में किया जाता है या फिर पूरे महीने में किया जाता है या फिर जो पूरे साल में किया जाता है ताकि कंपनी वाले को पता चल सके कि कितना खर्चा हुआ है पूरे साल का और कितना इनकम हुआ है पूरे साल में. So in simple words, the bookkeeping means recording the business transaction in the books of account in systematic way. अभी ये जो systematic way in the sense डे वाइज रिकॉर्ड होता है. इसको ऑल्टरनेट डेज़ पे हम लोग रिकॉर्ड नहीं किए जाते. जितने भी खर्चे अगर आज के दिन में इतना इतना एक्सपेंसेस हुआ है तो वो आज का रिकॉर्ड, आज की एंट्री आज के डेट पे ही अब भी ऑन द स्पॉट की जाती है. आज का कल में नहीं जाएगा. All the monetary transactions are recorded date-wise for accurate business result from such record at the end of the accounting year. अब आप सोच रहे रहेंगे कि ये बुक कीपिंग मेंटेन करने की क्या ज़रूरत है, हमें खर्चा और ये जो हुआ रहता है वो तो हमें पता ही रहता है. ये बुक कीपिंग या अकाउंटेंसी बिजनेस वाले इसलिए मेंटेन रखते हैं ताकि उन्हें पता चले कि पूरे साल में उन लोगों ने जो काम किया है उनसे उनको आइडिया मिलेगा कि उनको कितना प्रॉफिट हुआ है बिज़नेस में या कितना बिज़नेस लॉस में चल रहा है. ओके, मैंने एक डेफिनेशन डाला है स्लाइड में, दैट इज़ JR में बोला गया है कि बुक कीपिंग इज़ द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस डीलिंग इन अ सेट्स ऑफ बुक. अब ये सेट्स ऑफ बुक का इसका मतलब ये नहीं कि कंपनी वाले बहुत सारे बुक्स मेंटेन कर रहे हैं, नॉट दैट.
अगर छोटी कंपनी है, छोटा बिजनेस कोई चला रहा है, तो वो एक ही बुक में पूरे साल का ट्रांजैक्शन एक ही बुक में लिखेगा। बट हाँ, अगर बड़ी बड़ी कंपनी है जैसे टाटाज है, बिरलाज है, रिलायंस है, तो उन्हें अलग अलग बुक मेंटेन करनी पड़ती है। बट सब जितने भी बुक्स वो लोग मेंटेन करते हैं, सब में एक ही रूल रहता है कि पेज को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, जिसमें एक साइड में हम लोग एक्सपेंसेस लिखते हैं और दूसरे साइड में हम लोग इनकम लिखते हैं। ओके, अभी मैं आपको बताती हूँ, ये जो एक्सपेंसेस वाला साइड है वो सिर्फ RHS साइड इसलिए लिखा जाता है। ये जो एक्सपेंसेस साइड है ना, उसको हम लोग बोलते हैं डेबिट साइड। ये एक्सपेंसेस साइड जो है, एक्सपेंस का जो साइड है उसको बोला जाता है डेबिट साइड। और ये जो इनकम वाला साइड है उसको हम लोग बोलते हैं क्रेडिट साइड। इनकम वाला जो साइड है उसको बोलते हैं क्रेडिट साइड। मतलब सारे डेबिट साइड्स में हम लोग सब खर्चा लिखते हैं। खर्चे में कुछ भी आ सकता है, छोटे से छोटा खर्चा भी। फॉर एग्जांपल यू कैन टेक प्रिंटिंग, स्टेशनरी, फिर किसी को टिप देना, फिर एडवर्टाइजमेंट करना, ये सब जितने भी खर्चे बिजनेस वाले करते हैं वो सब डेबिट साइड में होता है। और जितने भी इनकम हमें मिलता है, जैसे कि सैलरी मिलता है, बोनस मिलता है, कमीशन मिलता है हमें, ये सब जो है वो क्रेडिट साइड होता है। ओके, तो expenses are all expenses are recorded in the debit side and all incomes are recorded in the credit side. You will get more clear with debit and credit in further videos when we continue doing your sum. Moving further to the next slide. Features of bookkeeping. Now it is a method of recording day-to-day business transaction. जैसे कि मैंने आपको बोला था, ये day-to-day transaction रोज़ के रोज़ एंट्रीज रिकॉर्ड होती है बुक में। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन से सिर्फ रिकॉर्ड होती है। फाइनेंशियल मतलब पैसे के रिगार्डिंग जो भी ट्रांजैक्शन है वही सिर्फ रिकॉर्ड होती है। All records are prepared for specific period which are useful for future reference. मतलब आगे जाके अगर कुछ प्रॉब्लम हुआ तो ये बुक कीपिंग जो है वो हमारी मदद करेगा, ताकि फ्यूचर में अगर कोई हम पे केस करे तो हम ये अकाउंट्स की बुक बता सकते हैं। उनको एक प्रूफ के लेवल, एक एविडेंस के तौर पे हम लोग उनको बता सकते हैं कि आप हमारा अकाउंट्स चेक कर लीजिए, हमने किसी के पैसे ज़्यादा लिए नहीं है और सबको पैसे टाइम पे दे दिए। तो एक जस्ट एक प्रूफ और एविडेंस है फ्यूचर, मतलब इनकेस अगर आगे जाके कुछ हुआ तो ये रेफरेंस के लिए काम आ सकता है। Records of transactions are based on rules and regulations. अभी आप ये रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में बताया गया। अकाउंट्स में सिर्फ 3 गोल्डन रूल्स हैं। अकाउंट्स में 3 गोल्डन रूल्स हैं बस। और आपने अगर ये 3 गोल्डन रूल्स याद रख लिए तो आपको समझना बहुत ईजी रहेगा। ओके, और ये 3 गोल्डन रूल्स हम लोग आगे के लेक्चर्स में मैं बताऊँगी। सिर्फ इतना याद रखना है, इसमें कोई रूल्स एंड रेगुलेशन ज़्यादा फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। देयर आर ओनली 3 गोल्डन रूल्स। नाउ इट इज़ एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजैक्शन साइंटिफिकली। So these were the features of bookkeeping. Moving further, there are some importance of bookkeeping. Now bookkeeping के जो इम्पोर्टेंस है, पहला वाला है रिकॉर्ड, कि सबको सारे ट्रांजैक्शन याद नहीं रहते, तो हम लोग इसलिए सब कुछ एक बुक में मेंटेन करते हैं, ताकि हमें पता रहता है कि हमने आज कितना खर्चा किया और आज हमारे पास कितनी सेविंग्स है। अभी आपको अगर पूरे महीने का हिसाब एक साथ, पॉकेट मनी जो मिलता है, अगर आपको पूरे महीने का हिसाब एक साथ लिखने बोलेंगे तो आपको नहीं याद रहेगा कि आपने कौन से दिन पे, किस दिन पे क्या खर्चा किया है। इसलिए आपको हर एक चीज़ का जो रिकॉर्ड है वो आपको जिस दिन आपने खर्चा किया रहेगा उसी दिन आपको लिखना पड़ता है, इसलिए वो रिकॉर्ड करना पड़ता है। फिर फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। और फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन जो है उसमें हम लोग को इन्फॉर्मेशन मिलता है रिगार्डिंग प्रॉफिट एंड लॉस। मतलब पूरे साल का अगर हम लोग खर्चा और इनकम निकालेंगे तो हमें पता चलेगा कि बिज़नेस में प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है। फिर हम लोग पता चलेगा कि हमारे बिज़नेस में एसेट्स कितना है और लाइबिलिटीज़ कितना है। नाउ गाइस, यू वुड लाइक टू नो व्हाट इज़ एसेट्स। एसेट्स जो है वो ऐसी चीज़ होती है जो हम लोग फ्यूचर में अगर वो चीज़ बेचने जाएंगे ना, तो हमें उसका
हमें उसको पैसा मिलता है, उसको बोलते हैं एसेट्स। जैसे कि अगर मैं बोलूँ कि आपके पास, अगर मैं आपको पूछूँ कि आपके पास आपका एसेट अभी फ़िलहाल के लिए क्या है, तो आपके पास अभी आपका जो एसेट है वो है आपका मोबाइल फ़ोन। अगर आप अभी मोबाइल फ़ोन बेचने जाओगे तो उसके बदले में आपको रिटर्न में क्या मिलेगा, आपको पैसा मिलेगा, इसलिए उसको बोलते हैं एसेट्स। सिमिलर वे में बिज़नेस और बड़ी बड़ी कंपनीज़ में बड़े बड़े मशीनरीज होते हैं, लैंड होती है, बिल्डिंग होती है, ये सब चीज़ जो होती है वो लोग उसको, वो बिज़नेस के एसेट्स होते हैं, ताकि ये सारी चीज़ अगर वो लोग फ्यूचर में इन केस अगर बेचने जाएंगे तो उनको इन रिटर्न में पैसा मिलता है। लाइबिलिटीज़ जो होती है उसमें इन शॉर्ट मैं अगर बताऊँ तो लाइबिलिटीज़ इज़ नथिंग बट बिज़नेस को सामने वाली पार्टी को पैसा देना पड़ता है। बिज़नेस को सामने, मतलब अगर किसी के सपोज़ फॉर एग्जांपल बैंक लोन, लाइबिलिटीज़ में बेस्ट एग्जांपल अगेन आई कैन टेक इज बैंक लोन, क्योंकि हम लोग लोन अगर बैंक से, कंपनी ने अगर बैंक से लोन लिया तो ऑब्वियसली कंपनी को वापस इंटरेस्ट के साथ वो लोन पे करना पड़ेगा, तो वो सब चीज़ लाइबिलिटीज़ में जाती है। मतलब जिधर कंपनी को पैसा देना है वो सारी चीज़ें किधर जाएगी, लाइबिलिटीज़ में जाएगी। एसेट्स में वो चीज़ जाती है जो चीज़ में फ्यूचर में जाके पैसा, बेचने के बाद जो पैसा मिलता है उसमें वो एसेट्स में जाता है। देन इज़ इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट मतलब अपने जब अगर नया कोई भी कंपनी ओपन किया रहेगा तो ऑब्वियसली आपको थोड़ा बहुत कैपिटल फंड पैसे डालने पड़ेंगे, तो वो पैसे को बोलते हैं इन्वेस्टमेंट। स्टॉक इज़ नथिंग बट गुड्स। स्टॉक इज़ नथिंग बट गुड्स। जो भी रॉ मटेरियल आप बिज़नेस में परचेज़ करते हो, जो भी रॉ मटेरियल आप बिज़नेस में परचेज़ करते हो उसको बोलते हैं गुड्स, और उसको अकाउंटिंग टर्म में बोला जाता है स्टॉक। फिर नेक्स्ट इज़ डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग में हमें बिजनेस अकाउंट्स जो है, बुक कीपिंग जो है, वो आपको एक डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है। वो आपको एक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है रिगार्डिंग फाइनेंशियल, कि आपके बिज़नेस में, आपकी कंपनी में कितना फाइनेंस फ़िलहाल चल रहा है। मतलब एक आपको एक बजट डिसाइड करने में मदद करता है कि हमारे बिज़नेस में इतना बजट है तो हम लोग इतने बजट के हिसाब से ही हमारा खर्चा होगा, इतने बजट में ही हमारा सिर्फ यू कैन से कि रॉ मटेरियल आएंगे। तो एक डिसीजन बनाने में आपको हेल्प करता है बुक कीपिंग। फिर आता है कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग मीन्स कि आपको सारे एक्टिविटीज़ को बिज़नेस में कंट्रोल करने में हेल्प करता है। मतलब आउट ऑफ रिसोर्सेज आपको यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपने डिसाइड कर लिया है कि इतने बजट में ही काम करना है तो आपके हाथ उधर ही बनते रहते हैं कि हाँ, जो भी सामान आएगा वो इतने पैसे में ही आएगा, उससे ज़्यादा नहीं आएगा। तो दैट्स यू हैव अ कंट्रोल ऑन योर सेल्फ कि मेरे को इतने में ही खर्चा करना है, उससे बियॉन्ड नहीं जाना है। फिर मैंने बोला था जैसे कि एविडेंस एक एविडेंस होता है, मैंने जैसे बोला था लास्ट स्लाइड में, कि अगर इनकेस आगे जाके किसी ने भी आपके बिज़नेस पे या फिर आपके कंपनी में केस दिया तो वो कोर्ट ऑफ लॉ भी जो भी है वो एक बिज़नेस के लिए, अगर आपने बुक कीपिंग दिखा दिया तो कोर्ट ऑफ लॉ को ईजी पड़ जाएगा आपके बिज़नेस का फाइनेंशियल स्टेटमेंट या फिर जानने के लिए कि अगर इन्होंने सच्ची में किसी को पैसा दिया है कि नहीं। फिर आता है टैक्स लाइबिलिटीज़। गवर्नमेंट को ईजी रहता है टैक्स चेक करने में, क्योंकि अगर हमारा प्रॉफिट और लॉस बता देते हैं हम लोग पूरे कंपनी का, तो इजीली हम लोग को टैक्स भरने में भी आसानी होती है। हमारे प्रॉफिट के हिसाब से जज किया जाएगा कि कितना टैक्स हमें भरना है गवर्नमेंट को। तो बुक कीपिंग के थ्रू हमें ये सारी 6 चीज़ों से फ़ायदे हो सकते हैं। मूविंग टू नेक्स्ट स्लाइड। नाउ कमिंग टू टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन। व्हाट इज़ ट्रांजैक्शन? ट्रांजैक्शन में सिंपल वर्ड्स में बोला जाता है एंट्री। ट्रांजैक्शन को सिंपल वर्ड में बोला जाता है एंट्री। एंट्री मतलब जैसे मैंने आपको बोला था, आप जो खर्चा करते हो वो खर्चा आप लिखते हो। जैसे कि मैंने पेंसिल लिया, फिर पेन लिया, फिर ज़ेरॉक्स करवाया था, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी,
ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो उसको ये हम लोग एंट्री एक पेज या फिर एक बुक में हम लोग एंट्री करते हैं, ये एंट्री को बोलते हैं ट्रांजैक्शन। तो इधर दो टाइप के ट्रांजैक्शन होते हैं, एक मॉनेटरी ट्रांजैक्शन और एक नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन। अब ये मॉनेटरी ट्रांजैक्शन क्या होता है, जो ट्रांजैक्शन पैसे में किए जाते हैं। अभी ये जो मॉनेटरी ट्रांजैक्शन है वो दो चीज़ में होता है, एक होता है कैश और दूसरा होता है क्रेडिट। कैश ट्रांजैक्शन में आपने अभी किसी के पास से सामान लिया और आपने ऑन द स्पॉट पैसा दे दिया, उसको बोलते हैं कैश ट्रांजैक्शन। आपको गुड्स मिला, आपने पैसा दे दिया, ख़त्म बात, वो ट्रांजैक्शन उधर ही ख़त्म हो जाता है। कमिंग टू क्रेडिट ट्रांजैक्शन, क्रेडिट ट्रांजैक्शन मतलब उधारी। क्रेडिट ट्रांजैक्शन मतलब उधारी, आपको गुड्स मिल चुका है बट आप उसका पेमेंट फ्यूचर डेट में करोगे, उसको बोलते हैं क्रेडिट ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन हुआ है मॉनिटरी मतलब पैसे में ही हुआ है, बट पैसे ऑन द स्पॉट नहीं मिलेगा, पैसे थोड़े दिन के बाद मिलेंगे, इसलिए उसको बोलते हैं क्रेडिट ट्रांजैक्शन। शॉर्ट में क्रेडिट ट्रांजैक्शन बोला जाता है उधारी। दूसरा आता है नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन। नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन में जैसे कि फॉर एग्जांपल यू कैन टेक एज बाटा सिस्टम, जिधर गुड्स के बदले में गुड्स डिस्ट्रीब्यूट होता है, उसमें कैश का कोई भी वर्ड नहीं इंक्लूड होता। आप किसी को गुड्स दोगे तो आपको उसके बदले में भी गुड्स ही मिलेगा, तो उसको बोलते हैं नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन, जो पैसे के बिना डील किया जाता है। नेक्स्ट कमिंग टू कैपिटल एंड ड्रॉइंग। नाउ व्हाट इज़ कैपिटल एंड ड्रॉइंग? कैपिटल जो होता है, मैंने आपको बताया था, जब आप नया नया बिज़नेस ओपन करते हो बराबर, तो आपको सबसे पहले थोड़े पैसे की ज़रूरत पड़ती है बिज़नेस में डालने के लिए, क्योंकि स्टार्टिंग में आपको रॉ मटेरियल लाना पड़ता है, तो वो पैसे को बोलते हैं हम लोग कैपिटल, फॉर इन शॉर्ट इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। तो द टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड इनटू द बिजनेस बाय द ओनर इज़ कॉल्ड कैपिटल। जो हम लोग पैसा इन्वेस्ट करते हैं बिजनेस में उसको बोलते हैं कैपिटल ना। कैपिटल का एक इक्वेशन दिया है इधर, कैपिटल इज़ इक्वल्स टू एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज़। एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज़, जैसे कि मैंने आपको बोला था कि कंपनी में जितने से ज़्यादा एसेट्स रहेंगे और लाइबिलिटीज़ जितनी कम रहेगी उतना कंपनी का प्रॉफिट होगा। बिकॉज एसेट्स क्या होता है, एसेट्स ये चीज़ होता है जो अब हम लोग फ्यूचर में वो चीज़ बेचने जाएंगे तो हमें पैसा मिलेगा, और लाइबिलिटीज़ में क्या होता है कि हमें पैसा देना पड़ता है। तो अगर सबसे ज़्यादा एसेट्स रहेंगे, लाइबिलिटीज़ अगर कम रहेगी तो हमारे बिजनेस में उतना प्रॉफिट होगा। नेक्स्ट कमिंग टू ड्राइंग। ड्राइंग्स अभी सिंपल वे में, अगर हम लोग ने बिज़नेस में से पैसा निकाला, अगर हम लोग ने बिज़नेस में से पैसा निकाला अपने पर्सनल काम के लिए, उसको हम बोलते हैं ड्राइंग्स, उसको हम बोलते हैं ड्राइंग। जैसे कि the amount of cash or value of goods, assets, etc. withdrawn from the business by the owner for personal use is known as drawings। हम लोग ने बिज़नेस में से पैसा निकाला हमारे खुद के काम के लिए, हमारे पर्सनल काम के लिए, उसको हम बोलते हैं ड्राइंग्स। फॉर एग्जांपल इधर दिया है हियर प्रोप्राइटर, प्रोप्राइटर मतलब ओनर, प्रोप्राइटर मतलब ओनर, कंपनी का ओनर, pays college fees of his son or pays for his medical expenses, mobile bills etc. from the business। उसने अपने बेटे की कॉलेज की फ़ीस पे की, उसने मेडिकल एक्सपेंसेस भरा, उसने अपना मोबाइल का रिचार्ज करवाया, वो उसने अपने पैसे से नहीं किया, उसने किसके पैसे से किया, उसने बिज़नेस की, उसने कंपनी के पैसे से किया, उसको बोलते हैं हम लोग ड्राइंग्स। Next coming to debtors and creditors. Guys, if any doubt during this video, please write down in the comment section. I will make sure that I will clear your doubts as soon as possible. So next coming to debtors and creditors. डेटर्स, ये डेटर्स क्या होता है? अभी डेटर्स
सिंपल में बोले तो डेटर्स को हम लोग बोलते हैं कस्टमर। डेटर्स को बोला जाता है कस्टमर्स, मतलब जिसके पास से हमें पैसा मिलता है। बराबर, हम लोग कोई चीज़ लेने जाते हैं, हमारे पास कोई अगर हमारे पास कोई चीज़ लेने आता है और हमने पैसा मिल रहा है, हमने उसको गुड्स दिया और हमें पैसा मिल रहा है, तो वो हमारा क्या हुआ, कस्टमर हुआ। तो वो कस्टमर को बोलते हैं अकाउंटिंग टर्म में डेटर्स। द पर्सन हु हैज़ टू पे टू द बिज़नेस, क्या बोला मैंने, जो सामने वाली पार्टी अगर बिज़नेस को पे कर रही है, जब हम लोग उसको गुड्स एंड सर्विस प्रोवाइड करते हैं, इधर ऑन क्रेडिट बेसिस या ऑन कैश बेसिस, क्रेडिट बेसिस या ऑन कैश बेसिस, उसको हम बोलते हैं डेटर्स। और क्रेडिटर्स इसका ऑपोजिट, जिसमें बिज़नेस को पे करना पड़ता है, जैसे कि द पर्सन टू हुम बिजनेस हैज़ टू पे फॉर गेटिंग गुड्स, मतलब बिजनेस ने गुड्स लिया है किसी के पास से, तो हमें उसको पैसा देना है, तो उसको बोलते हैं क्रेडिटर्स। डेटर्स में क्या होता है, जो सामने वाली पार्टी को बिज़नेस को पे करना पड़ता है, और क्रेडिटर्स में बिज़नेस को सामने वाली पार्टी को पे करना पड़ता है। ओके, नेक्स्ट कमिंग टू बैड डेब्ट्स। बैड डेब्ट्स जो है, मैं आपको एक एग्जांपल लेके बताती हूँ। इसमें अभी आपके पास 100 रुपीज़ है, ओके, ये 100 रुपीज़ आपने 5 जन को डिस्ट्रीब्यूट किया, A B C D E, आपने ये 5 जन को डिस्ट्रीब्यूट किया 2020 में। ठीक है, आपने सबको 20 रुपीज़ दिया। अभी आपने उसको एक टाइम लिमिट दिया था, इन 5 जन को आपने एक टाइम लिमिट दिया था कि आज के मंथ ऑफ एंड में आपको ये 20 रुपीज़ मुझे लौटाना है। तो आपको ए ने दे दिया, आपको बी ने दे दिया 20 रुपीज़, ई ने भी आपको 20 रुपीज़ दे दिया। अब बचा कौन, सी और डी। अभी सी और डी ने बोला कि अभी मेरे पास पैसे नहीं है, मैं आपको ये पैसे बाद में दे दूँगा। अभी आपने बुक में एंट्री बता दी है ये 100 रुपीज़ की, बराबर। अभी टोटल ये 100 रुपीज़ की एंट्री बता दी है, बट अभी आपको पास पैसे कितने मिले, 20, 30, 40, 50, 60 रुपीज़ मिले, और 40 रुपीज़ आपके लेना बाकी है। अभी सी और डी ने ये नहीं बताया कि पैसे हम कब देंगे करके, तो ये जो 40 रुपीज़ है, ये हमारा पैसा क्या होता है, उसको हम बोलते हैं बैड डेब्ट्स, शॉर्ट में लिखा जाता है BD। बैड डेब्ट्स मतलब क्या, इन शॉर्ट जो पैसा हमें नहीं मिलने वाला है, उसको हम बोलते हैं बैड डेब्ट्स, ये चीज़ और क्लियर होगी हैज़ वी डू दी सम्स। इधर डेफिनेशन उसका दिया गया, एन इररिकवेबल अमाउंट फ्रॉम डेटर्स, मतलब जो पैसा हमें कस्टमर के पास से नहीं मिलने वाला है, उसको हम बोलते हैं बैड डेब्ट्स। ओके, लास्ट एंड फाइनल स्लाइड आज का, दैट इज़ डिस्काउंट। डिस्काउंट के बारे में तो आप जानते ही रहेंगे, शॉपिंग करने जाते हैं तो आपको उधर लिखा रहता है 20% डिस्काउंट, 30% डिस्काउंट। वैसे ही कंपनीज और बिज़नेस वाले लोग को भी डिस्काउंट मिलता है कोई भी गुड्स खरीदने में। ओके, तो 2 टाइप ऑफ डिस्काउंट्स होते हैं, एक होता है कैश डिस्काउंट और दूसरा होता है ट्रेड डिस्काउंट। ना कैश डिस्काउंट जो होता है, सपोज़ आपने एक गुड्स लिया 1000 रुपीज़ का, ओके, उसमें आपको लिखा है कि 50% आपको मिला गया कैश डिस्काउंट, तो टोटल गुड्स आपका कितना हुआ, 950। ओके, तो टोटल डिस्काउंट आपका कितना हुआ, 950, और टोटल गुड्स आपका कितना हुआ, 950, और 50 रुपीज़ का क्या हुआ आपका डिस्काउंट, 50 रुपीज़ आपका क्या हुआ डिस्काउंट। तो ये जो 50 रुपीज़ का जो डिस्काउंट है, वो आपका हो गया कैश डिस्काउंट, और आपने गुड्स का टोटल अमाउंट कितना पे किया,
950। एक्चुअल में पैसा कितना था, एक्चुअल गुड्स का प्राइस कितना था, 1000 रुपीज़ था, बट अगर 50% हमने CD दैट इज़ कैश डिस्काउंट मिला, उसकी वजह से हमें कितना पे करना पड़ा, 950। ओके, अभी कैश डिस्काउंट और ट्रेड डिस्काउंट दोनों का कैलकुलेशन भी सेम है, एवरीथिंग। ओके, इसमें सिर्फ इतना फ़र्क है कि जो कैश डिस्काउंट है ना, वो हमें उसकी एंट्री बुक में बतानी पड़ती है। जैसे कि ये जो 50 रुपीज़ वाला जो अमाउंट है, वो हमें बुक में लिखना पड़ेगा 50 रुपीज़ डिस्काउंट करके, और 950 की वैल्यू भी डालनी पड़ती है। बट ट्रेड डिस्काउंट में अगर ये CD की जगह पे अगर TD होता था, CD की जगह पे अगर TD होता था, मतलब अगर ट्रेड डिस्काउंट मिला रहता था, तो ट्रेड डिस्काउंट के टाइम 50 रुपीज़ की एंट्री बुक्स में नहीं बताती, मतलब शॉर्ट में बोला जाएगा तो ट्रेड डिस्काउंट की कोई एंट्री नहीं आती, उसमें जो फाइनल प्राइस निकल के आता है गुड्स का, सीधी उसकी एंट्री आती है। और कैश डिस्काउंट में हमें डिस्काउंट की एंट्री भी बतानी पड़ती है, और जो फाइनल प्राइस है गुड्स का, उसकी भी एंट्री बतानी पड़ती है। गाइस, डोंट गेट कंफ्यूज इन कैश डिस्काउंट एंड ट्रेड डिस्काउंट। आई मेक श्योर ये आपको चीज़ और क्लियर होगा जब हम सम्स करेंगे। और अगर ये थियोरी लेक्चर में अगर आपको कोई भी चीज़ में डाउट रहेगा तो प्लीज़ राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन, आई विल डेफिनेटली सॉल्व योर प्रॉब्लम। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई होप I'll improve my video quality and my handwriting in the next lecture. Please like and subscribe to my channel. Thank you so much. Thank you.